हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम जो चैप्टर वो स्टार्ट किया था उसको पढ़ा था। अब उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है। कल हमने जो नंबर सिस्टम है उस चैप्टर में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े थे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स है जो नंबर सिस्टम के वो तीन होते हैं। ठीक है। उससे पहले हमें डिजिट पढ़े थे, तो डिजिट के बारे में हमें पता था कि अंक है जो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं और टोटल इनकी संख्या क्या होती है? 10 होती है। इन्हीं अंकों की सहायता से हम कोई भी नंबर, किसी भी संख्या का छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या का हम निर्माण कर सकते हैं। राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे भारतीय संख्या प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहा जाता है। आपको इंडियन नंबर सिस्टम न देकर ये पूछ ले कि आपकी कोई संख्या पूछ ले आपसे कि उसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, तो आपको क्या 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 समझ के पढ़ना है? आपको उसे इंडियन नंबर सिस्टम ही समझ के पढ़ना है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम। दूसरा आता है अपना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तीसरा आता है अपना रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है। इसको फिर हमने आगे पढ़ा था कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, इसमें हमें पहले संख्या को पढ़ना आना चाहिए कि राइट साइड से पहले किसका नंबर आता है? इकाई अंक का। इकाई स्टार्ट होती है वंस, जिसे वंस कहते हैं। दहाई को हम कहेंगे टेंस, सैकड़े को कहेंगे हम 100। ठीक है। उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर आता है हमारा लाख, और लाख के बाद 10 लाख का नंबर। ठीक है। फिर आता है करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़ का नंबर। इसके बाद आता है अरब, और अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब और 10 खरब। इस प्रकार से इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है। हमें ये इंडियन नंबर सिस्टम में ये सीक्वेंस है इसका वो याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें कैसे पढ़ना है? हमें 3-3 अंक लेने हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ग्रुप बनाने बताए थे तो उसमें हमें ये बातें याद है, तो हम ग्रुप आराम से बना सकते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम था उसमें लाख, करोड़, अरब, खरब इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है इसमें हमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। ठीक है। तो इसमें भी हमें याद होना चाहिए पहले वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, उसके बाद 100,000। यहाँ पर 100 तक चलते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में केवल 10 तक ही चलते थे, यहाँ तक ही कि 10,000 या 10,000। ठीक। उसके बाद लाख का नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल में हमें 100 तक चलना है। किस कहाँ तक? 100 तक। इसके बाद 1000 के बाद मिलियन का नंबर आएगा, तो मिलियन को भी 100 तक चलेंगे। पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर कितना मिलियन? 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन। मिलियन के बाद बिलियन का नंबर आता है, तो बिलियन के भी वही तीनों बातें, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बिलियन के बाद आपका ट्रिलियन आ जाता है। क्या आता है? ट्रिलियन। ट्रिलियन में भी वही तीनों बातें करनी होंगी। ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, और उसके बाद कितना ट्रिलियन? 100 ट्रिलियन। राइट। इसके बाद तीसरा जो नंबर सिस्टम था हमारा वो था रोमन नंबर सिस्टम। कौन सा? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम मैंने आपको नियम भी बताया था और ये भी बताया था अंग्रेजी वर्णमाला कौन से अल्फाबेट काम में लिए जाते हैं, क्या क्या काम में लिए जाते हैं। ठीक है। ये भी बताया था कि इसमें एक तो आई काम में लिया जाता है अंग्रेजी का, एक वी काम में लिया जाता है, एक एक्स काम में लिया जाता है। इसके अलावा एल काम में लिया जाता है, सी, डी और एम। एम की बजाय मैंने एक और बताया था, एम की जगह आपको के भी लिखा मिल सकता है। एम भी दे या के भी दे तो उसका मतलब एक ही है, उसका मतलब होता है 1000। राइट। और इसके बाद एक रूल भी बताया था आपको, क्या? कि बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या लिख रखी है, आपको बड़ी संख्या से पहले छोटा रोमन नंबर दे रखा है, तो आपको उसमें से हमेशा घटाना है। और दूसरा क्या था कि बड़ी संख्या की नेक्स्ट आगे की तरफ, बाद में, राइट साइड, मैं कहूं कि बड़ी संख्या, अगर यहाँ कोई बड़ी संख्या है तो इसके नेक्स्ट इधर राइट साइड में कोई छोटी संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है? उसको जोड़ना है। राइट। और पहले दे रखी है छोटी संख्या तो हमें घटाना है। इसके अलावा एक रूल और था, क्या था? कि कोई भी अंक जो आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम के ये दे रखे हैं जो अंग्रेजी के अल्फाबेट, ये कोई भी 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकते। अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा बार रिपीट हम नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा एक इसमें विनकुलम और आती है।
विनकुलम, जिसे रेखा बंधनी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? रेखा बंधनी। तो विनकुलम का मतलब होता है, विनकुलम आएगी तो उसमें बार लगा मिलेगा। बार मतलब एक ऊपर अंडरलाइन सी लगी मिलेगी। जैसे मैं कहूं कि वी है और वी पर ये बार लग गया, तो ये वी पर क्या है? विनकुलम है। वी पर कितना क्या है? ये विनकुलम। और हमेशा इस बार इसका मतलब विनकुलम होता है। ये ऊपर डंडा होता है, जो बार का चिन्ह होता है, ये निशान, इसका मतलब होता है विनकुलम। और विनकुलम का आंसर कितना आएगा? हमेशा 1000 होता है। विनकुलम का मान होता है 1000। हमारा एम और के का मान भी 1000 है, लेकिन विनकुलम का मान भी कितना होता है? 1000। अब जैसे ये है वी, वी पर डंडा लग रहा है, ये विनकुलम लग रहा है वी पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो वी देखो, वी का मतलब कितना है? वी का मतलब है 5, और इस एक विनकुलम का मतलब कितना है? 1000। तो हमेशा इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिखना है। बी का जो पहले नीचे संख्या लिख रखी है उस संख्या को लिखो, उसके बाद विनकुलम का मतलब 1000, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो बी का मान 5 और 5 को एक विनकुलम मतलब 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5000, 5000। राइट। इसी प्रकार से मैं आपको कहूं कि मान लीजिए एल है, एल पर विनकुलम दे रखा है, एल पर विनकुलम, तो एल का मतलब हमें पता है क्या है? 50। तो 50 गुणा में विनकुलम का मतलब कितना? 1000। तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50,000, 50,000 आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो कहीं पर भी विनकुलम लगा मिले आपको, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? 1000। उसे हमेशा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। राइट। जैसे और आंसर लिखो इसके अलावा, और मैं आपसे पूछूं कि विनकुलम और ये लो, इसका आंसर बताओ क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले देखो x पर क्या है? विनकुलम, और x का मतलब कितना है? 10। कितना है? 10। अब 10 को 1000 से गुणा करेंगे। पहले तो 10 को विनकुलम किस पर लग रही है? इस अकेले 10 पर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10,000, 10,000। तो यहाँ पर 10,000, तो इसका मान आया किसका? इस x के बार का। इसके बाद एल, एल का मतलब होता है बच्चों कितना? 50 प्लस, और x, x का मतलब कितना हो गया? 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0, 5 और 1 6, और 0 0 0, 10,000 60 आ जाएंगे हमारे। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स बार एल एक्स का मतलब 10,000 60। जिस पर विनकुलम था उसको उस संख्या को लिखा, उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आगे वाली जो भी संख्या है, जितने भी मान उनको जोड़। ठीक है, इस प्रकार से हम ये रोमन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये विनकुलम का आपको ध्यान रखना है, ये भी नोट कर लेना है अपनी बुक में अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये अगला एक नोट है। ये नोट क्या है? ये नोट आपको इंटरनेशनल संख्या प्रणाली और इंडियन नंबर सिस्टम है उसका डिफरेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? उसका डिफरेंस बताता है। डिफरेंस क्या बता रहा है? कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इसने बताया है कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो भी है, दोनों दोनों में एक कोमा का डिफरेंस होता है। इसके अलावा बोलने का तो होता ही है, जो आप बोल रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो तो है ही, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम लाख, करोड़, अरब, खरब में चलते हैं, जबकि अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में चलते हैं। राइट। लेकिन इनमें एक कोमा का डिफरेंस होता है। किसका? कोमा का। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3-3 अंक छोड़कर ही कोमा लगाएंगे, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक छोड़ेंगे शुरुआत में, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक छोड़ करके क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। राइट। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम कैसे पढ़े, उनको कैसे लिखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राइट, और एक मैंने ये लिख दिया एग्जाम्पल, ये लो। इसको तो मैं आपको बोल रहा हूं इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन, इसको तो आप इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ो, और इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ो। इसे किस में पढ़ना है? इंटरनेशनल में, और इसे किस में पढ़ना है? इंडियन। अब जो अभी जो नोट था उस नोट की पालना करते हैं, पहले उसका यूज करते हैं। नोट का यूज क्या है? कि नोट कह रहा था पहले कोमा लगाओ, क्या करें? कोमा लगाएं। अब इंडियन नंबर सिस्टम में नोट ने कहा कि पहले 3 अंक छोड़ के लास्ट से, हमेशा लास्ट से छूटेंगे अंक, पहले लास्ट से 3 अंक छोड़ो, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक के बाद कोमा लगेगी।
पहले 3 अंक छोड़ने के बाद फिर हर दो दो अंक के बाद। तो अब 2 अंक देखो, 1 और 1 2, फिर अगले 1 और 1 2, आगे कुछ है ही नहीं तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आगे, और मान लीजिए मैं लिख देता हूं 6 होता, तो आप 1 और 1 2 छोड़कर यहाँ कॉमा लगा, राइट। अब इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल का नंबर सिस्टम का रूल कहता है कि हमेशा 3 3 अंक छोड़कर ही कॉमा लगेंगे, सभी हमेशा 3 3 अंक छोड़कर ही। तो हमेशा 3 3 अंक, तो पहला दूसरा तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा अंक, और फिर पहला और दूसरा, ठीक है। तो हमेशा 3 3 अंक छोड़कर। अब मैंने बताया इसका सरल तरीका, पहले हम इसे ग्रुप बना लेते हैं इसके। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले ये इन तीनों का ग्रुप होता है 100, सैकड़ा ग्रुप, क्योंकि यहाँ इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद 1000 का नंबर आता है, 1000 का नंबर आता है, किसका? 1000 वाला। और 1000 के बाद किसका नंबर आता है? लाख का नंबर आता है। यहाँ पर ये लाख वाला ग्रुप और ये 1000 वाला ग्रुप हो गया। तो लाख के बाद कौन सा ग्रुप हो गया? ये CR, करोड़ वाला ग्रुप। कौन सा? ये करोड़ वाला। अब इंडियन नंबर सिस्टम में लाख करोड़ इस प्रकार से पढ़ते हैं, जबकि इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे? अब इंटरनेशनल के ग्रुप बना लो, बनाओ ग्रुप। यहाँ पर शुरू में तो वही 100 वाला ग्रुप रहेगा, हमेशा सैकड़े वाला ग्रुप रहेगा। सैकड़े के बाद नेक्स्ट 1000 वाला, 1000 वाला ग्रुप रहता है। कौन सा? 1000 वाला। और 1000 के बाद यहाँ पर इंडियन में लाख करोड़ में बातें होती हैं, जबकि इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन में बातें होती है। तो अब था 1000 के बाद मिलियन का नंबर आ जाता है, किसका? M, मिलियन का नंबर, ठीक है। तो ये मिलियन हो गया। अब इसको हम पढ़ना सीखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो, पहले मैंने आपको बताया, पहले आप संख्या है उस संख्या को पढ़ लो। संख्या कौन सी पढ़नी? जो ग्रुप के अंदर है, जो कोमा के बीच में संख्या है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसी कोमा वाले ग्रुप का नामकरण लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो कोमा के बीच में जो संख्या है उनको पढ़ लेंगे, और फिर उसी ग्रुप का नाम लिखेंगे। ऐसे करना है। तो पहले देखो, इस कोमा से आगे ये अकेली 6 है, अकेली संख्या है 6, 6 है, तो इस 6 को पढ़ो और इसका ग्रुप है करोड़, फिर इसका नाम लिखो ग्रुप का। तो यहां पर क्या आया? 6 करोड़। फिर इसको पढ़ो, 59 को क्या कहते हैं? 59, 59, और इसका ग्रुप है लाख। तो 6 करोड़ 59 लाख 82,000, और कितने? 467। 82,000 के बाद 467। इंग्लिश में 6 करोड़ 59 लाख 82,467, ये आ जाएगा, राइट। इंटरनेशनल में पढ़े तो क्या है कि पहले संख्या पढ़ो, क्या है? 89, क्या है? 89। अब इसका ग्रुप क्या है? मिलियन। तो 89 मिलियन 246,924, राइट, ये आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद देखो, हमने ये पढ़ा, चलो हिंदी में भी नामकरण बता देते हैं इसके। 89 को बोलते हैं 89, 89 मिलियन 246, 246, फिर इसका ग्रुप है 1000, तो 246,000, फिर 924, ये आंसर आएगा, राइट। इसके बाद देखो आगे क्या आता है बच्चों, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, और इसके अलावा आपसे ये संख्याओं के नामकरण पूछ सकता है कि आप वर्ड में इन संख्याओं को शब्दों में लिखिए, या फिर शब्दों वाली संख्याओं को किस में लिखिए? अंकों में लिखिए। ये आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल में दोनों का नामकरण कैसे करें, अलग प्रकार। मतलब एक तरफ इंडियन नंबर सिस्टम दे दिया, अगली तरफ उसी संख्या को इंटरनेशनल में पूछ लिया, इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखूं यहां पर, आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 10 बिलियन, 10 मिलियन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। जो हिंदी में लिखना चाहिए वो हिंदी में लिख सकता है, जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो इंग्लिश में। दोनों के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, हिंदी में भी एग्जाम्पल दूंगा और इंग्लिश में, राइट। 10 मिलियन हो गए। 10 मिलियन को आपको पढ़ना है कि करोड़ में बताओ इसको, किसमें? आपसे पूछ लिया करोड़ में, और यहां दे दिया आपके आगे खाली जगह कि 10 मिलियन है वो कितने करोड़ के बराबर है। अब देखो, मिलियन हमें पता है इंटरनेशनल वैल्यू है, जबकि करोड़ है जो इंडियन नंबर सिस्टम की है, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल को इंडियन में कन्वर्ट करवा रहा हो, इंडियन में करके बताओ क्या आएगा आंसर। तो आपको जो इधर दे रखा है उसको लिख लो पहले। 10 मिलियन, मिलियन कितने हैं? 10 मिलियन, इसको लिख लो पहले। वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल की वैल्यू की बात हो रही है, तो हम इंटरनेशनल के रूप में ही पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर 100,000।
100,000 आता है किसमें, इंटरनेशनल में। ठीक है, 100,000 के बाद मिलियन, और मिलियन के बाद ये 10 हो गए, मिलियन, 10 मिलियन, और फिर आगे आ जाता 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस प्रकार चलते। लेकिन हमें 10 मिलियन तक लेना है तो ये पढ़ दिया हमने कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन और ये 10 मिलियन, 10 मिलियन हो गई। अब हमने 10 मिलियन लिख दिया, अब इसको बदलना किसमें, हमने ये संख्या बना दी, इसको बदलना है हमें किसमें, करोड़ में। करोड़ का मतलब इंटरनेशनल नंबर, सॉरी इंडियन नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले हमें कोमा लगा लेते हैं, फिर हम पढ़ सकते हैं आराम से। अब इसको हमें इंडियन में पढ़ना है तो पहले कोमा लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद, इंडियन में पहले 3 अंक और फिर 2 2 अंक के बाद कोमा, अगली 2 अंक के बाद और अगली 2 अंक के बाद। अब पहले इनका ग्रुप का नामकरण कर लेते हैं। ये ग्रुप है बेटा 100 वाला, ये है 1000, ये है लाख, और इसके आगे आता है करोड़ का नंबर। कौन सा, लाख के बाद करोड़ हो जाता है। तो आप इसको अब आराम से पढ़ सकते हैं। करोड़ वाले ग्रुप में क्या है, 1, तो 1 करोड़ और आगे 0 0 कुछ नहीं, तो इस पूरे का नामकरण क्या हुआ, 1 करोड़। तो 10 मिलियन है वो कितने के बराबर है, 1 करोड़ के बराबर। आया समझ में, 1 करोड़ के बराबर। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 बिलियन, 10 बिलियन कितने के बराबर है, अरब। यहां पर खाली जगह दे दिया आपको कि 10 बिलियन है वो कितने अरब के बराबर है। तो 10 बिलियन को पूछ रहा है अरब में, अरब में बताना है। अरब मतलब इंडियन नंबर सिस्टम बताना है, और बिलियन मतलब इंटरनेशनल की बात कर रहा है। इंटरनेशनल वाले को हमें इंडियन में बताना है। तो पहले जो आपको दे रखा है उसको बनाओ, उसको लिखो। 10 बिलियन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, और 10,000 और 100,000, क्योंकि इंटरनेशनल में 100,000 तक चलेंगे। ठीक है, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन हो गए। मिलियन के बाद किसका नंबर, बिलियन, तो बिलियन, और कितना बिलियन, 10 बिलियन, तो ये 10, यहां पर बिलियन हुआ था शुरू, तो आगे 1 लगा देंगे तो 10 बिलियन हो गया। ये हमने बिलियन लिख दिया, 10 बिलियन लिख दिया। अब इसको किस में बदलें, अरब में। अरब में बदलें, इसका मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में बदलें। इंडियन में बदलेंगे तो हमें पहले कोमा लगाओ, 1 2 3 कोमा, अब 1 और 2, 2 के बाद कोमा, फिर 1 और 2, 2 के बाद कोमा, फिर 1 और 2, 2 के बाद। ठीक है, राइट। अब ग्रुप का नामकरण, ये बेटा 100 वाला, फिर 1000 का नंबर, फिर लाख का, और फिर करोड़ का। करोड़ के बाद किसका आता है, अरब का। किसका आता है, अरब का। और अरब वाला ग्रुप में कितने हैं, अरब, 10 अरब बन गए। कितने अरब बन गए आपके सामने देखो, 10 अरब, बाकी सब 0 0 है। तो कितने अरब हुए, 10 बिलियन में कितने अरब होते हैं, 10 अरब। तो इस खाली जगह की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 10 अरब। सही है, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमने अब पहले मैंने आपको इंटरनेशनल को इंडियन में बदलना बता दिया। जो आपको दे रखा है उसको लिखोगे पहले, और उसको किस में, इंडियन में बदलवा रहा है तो इंडियन नंबर सिस्टम वाले ग्रुप की तरह बना लेंगे। हम पहले कोमा लगा लेंगे, फिर उसको आराम से पढ़ लेंगे। राइट, ये काम करना है। नेक्स्ट, इससे आगे मैं अब इंडियन वाले को किस में बता रहा हूं, इंडियन वाले को आपको इधर से इंटरनेशनल में बदलना है। जैसे मैं लिख दूं आपको, मैं लिख रहा हूं बच्चों, 1 खरब, हिंदी में लिख देता हूं 1 खरब। और 1 खरब को आप इंटरनेशनल में लिखना है कि इंटरनेशनल में कितना मिलियन आएगा, या कितना बिलियन बनेगा, या ट्रिलियन बनेगा। 1 खरब में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कितने होते हैं ये बताना है आप। ठीक है, इधर इंटरनेशनल बताना है कुछ भी आपको। ठीक है, पहले 1 खरब लिखते हैं। अब देखो आपको दे रखा है 1 खरब, तो पहले 1 खरब लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 खरब। अब ये भी ध्यान रहना चाहिए, खरब आ गया तो खरब का मतलब इंडियन नंबर सिस्टम की बात, किसकी, इंडियन की। तो इंडियन की है तो 2 2 तक ही चलते हैं, 3 तक नहीं। जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जबकि इंटरनेशनल में तो लाख का तो नाम ही नहीं था, 1000, 10,000 और 100,000, 3 अंक तक चलते थे। यहाँ पर 2 अंक तक ही चलेंगे। तो समझ लेना अच्छे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। इसके बाद लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, और फिर कितना, खरब। और खरब भी कितना, 1, ये लो 1 खरब हो गया। अब इसको इंटरनेशनल में बदलेंगे। इंटरनेशनल में बदलेंगे, हमने पहले 1 खरब दे रखा था क्वेश्चन में, हमने 1 खरब को लिख दिया। अब इसको इंटरनेशनल में बदलेंगे, पहले कॉमा लगाएंगे,
1 2 3 के बाद कोमा, फिर 1 2 3 के बाद कोमा, क्योंकि इंटरनेशनल में हमेशा 3 3 के बाद कोमा आएगी, फिर 1 2 3 के बाद कोमा और 1 2 3। ठीक है, राइट। अब इसको पढ़ लेंगे। ये ग्रुप होता है बेटा 100 का, इंटरनेशनल में ये होता है 1000 का, इंटरनेशनल में 1000 के बाद मिलियन का किसका नंबर आता है, मिलियन का, और मिलियन के बाद बिलियन का नंबर आता है बच्चों, किसका, बिलियन, बिलियन का। तो इसका आंसर कितना बिलियन हो गया, बिलियन वाले ग्रुप में कितना है, 100। कितना है, 100, 100 बिलियन। आगे कुछ नहीं बचा, 0 0 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या आया, 100 बिलियन। तो हमारा आंसर इधर आएगा 100 बिलियन। क्या आ जाएगा, 100 बिलियन। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश, राइट। तो आया समझ में अच्छे से। इंडियन और इंटरनेशनल में आप आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या उसको भी पढ़ सकते हो और उनको आपस में इंडियन को इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल को इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ क्वेश्चन, उसको पहले रफ कॉपी में लिख लो, साइड में कहीं पर भी रफ कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद अगर इंडियन में पूछता है तो इंडियन के हिसाब से कोमा लगाओ, पहले 3 के बाद फिर 2 2 2 के बाद। और अगर इंटरनेशनल में पूछ रहा है तो इंटरनेशनल की तरह कोमा लगाएंगे कि प्रत्येक 3 3 3 अंक के बाद, और उसके बाद उनका ग्रुप लिख करके हम आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार क्वेश्चन मैंने बता। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोमन नंबर सिस्टम का, मैंने बता भी दिया। आगे 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रोमन नंबर सिस्टम, जैसे मैंने लिखा 725, आपको ये दे सकता है बच्चों, कोई भी अंकों में संख्या दे सकता है, कोई भी संख्या दे दी, उसको पूछ लेगा आप इसके रोमन नंबर बनाओ। क्या बनाओ, रोमन नंबर बनाओ। तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, बाकी जैसा आपको उचित लगे वो आपको जैसे समझ में आए वैसे बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। पहले तो जो आपको संख्या दे रखी है इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लीजिए। किसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप में तोड़ लीजिए। विस्तारित रूप में तोड़ते कैसे हैं कि पहला अंक है उसको लिख दो और उसके बाद जितने भी अंक बच गए उतने 0 लगा दो। तो 7 को लिखा, कितने अंक बच गए, 1 और 1 2, तो 2 0 लगा दो, प्लस का चिन्ह। 7 का काम खत्म, अगला अंक लिखो 2, और 2 के बाद क्या बच गया, 1 अंक, केवल 5 बचा है ना अकेला, तो 1 0 लगा दो। और लास्ट में अब 2 का भी नंबर आ लिया तो अब क्या बच गया, लास्ट में 5 बच गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लिया। अब हम इसका नामकरण आराम से कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब 700 है, 700 को हम सीधा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें ये पता है कि एल सी डी और एम का मान पता है कि एल का 50 होता है, सी का 100 होता है, डी का 500 होता है और एम का 1000 होता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमें क्या याद कर लेना है कि एलसीडी, हम घर में एलसीडी देखते हैं और कौन देखता है, मैं देखता हूं। ऐसे याद कर लेना कि एलसीडी मैं देखता हूं, तो एलसीडी देखूंगा तो एल हमेशा 50 से शुरू होगा, तो 50 100 500, और मैं देखता हूं तो मेरा मान कितना हुआ, 1000। ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो 700 की कोई वैल्यू नहीं है, सीधी हमारे पास नहीं है, तो हमें ये पता है 700 को मैं क्या लिख सकता हूं, 500 और प्लस में 200। 500 और 200 700 होते हैं, नहीं बिल्कुल होते हैं। अब 500 का मान हमें पता है, क्या है 500 का मान, ये रहा आपके पास डी, 500 का मान है डी, तो यहां पर 500 का मान डी, और 200 का मान नहीं है, 200 का सीधा मान नहीं है, तो 200 को हम 100 लिख सकते हैं। 100 और 100 कितने होते हैं, 200, तो 2 बार 100 लिख सकते हैं ना। तो 100 का मान क्या है, सी, तो 2 बार सी लिख देंगे, ये सी और ये सी। अब देखो वो आपको रूल बताया था वो भी काम कर रहा है। पहले बड़ी संख्या है, डी का मतलब 500, और उसके बाद छोटी संख्या है तो जुड़ गया, जुड़ा नहीं कि 500 में 100 जुड़ा 600 और 100 जुड़ा 700। अगर ये सी इससे पहले होता, इस डी से पहले होता तो घट जाता मान, क्यों कि बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आ जाती, तो इसका मान डी से पहले सी आ जाता तो उसका मान होता 400। कितना, 400 हो गया। तो अब ये 700 बन गया, 500 600 700। 20 को लिखते हैं 10 और 10 20, 2 बार एक्स लगा देंगे, 2 बार एक्स, एक एक्स का मान 10 और अगले एक्स का मान 10, और 5 का मतलब क्या होता है, बी। तो आपका आंसर क्या आया, 725 का आंसर आया डी सी सी एक्स एक्स बी। ऐसे लिख लेना है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले आपको इसको विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना है, उसके बाद इसका नामकरण करना है, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए 935 लिख रहा हूं, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ो 9, इसके बाद एक करें 2 0, फिर आपका आया 3, 3 के बाद 1 0, फिर बच गया लास्ट में 5, राइट। अब देखो 900 है, 900 को कैसे लिख सकते हैं, 900 को 500 प्लस में 400 लिख सकते हैं, जबकि 400 की वैल्यू
नहीं है हमारे पास, नहीं है, क्योंकि LCDM की वैल्यू है मेरे पास। अब 400 के लिए मैं 4 बार 100 लिख नहीं सकता, आपको बताया 3 बार से ज्यादा कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। अब 400 को मैं 100 ऐसे 4 बार लिखूं तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए 900 को क्या लिखेंगे, 900 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 100। 1000 में से 100 घटाते हैं तो क्या आता है, 900, पता है। तो अब हमारे पास ये दो संख्या है, हमारे पास 1000 का मान M और 100 का मान C। 1000 का मान M और 100 का मान C। अब लिखूं कैसे जब घटेगी, तो आपको बता रखा है बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिख दी तो घट जाएगी संख्या, और बड़ी संख्या के बाद में लिखेंगे तो जुड़ेगी। तो हमें 900 बनाना है, 900 बनाना है तो बड़ी संख्या से पहले छोटी लिखनी है। तो बड़ी संख्या है M, M का मतलब 1000, तो M लिख दिया। M से पहले छोटी संख्या लिखनी 100, 100 का मतलब क्या है C, तो M से पहले C लिखेंगे तो ये मान घट गया कि 1000 में से 100 घटा तो क्या बच गया, 900। तो ये 900 का मान है CM, राइट। इसके बाद 30 का मान, 30 के मान को हम 3 बार 10-10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। x हो गए 3 बार और 5 का मान b, तो आपका आंसर 935 का ये आएगा, राइट। इसके अलावा आज मैंने एक विनकुलम का भी बता दिया, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार से भी, आपको ये भी दे सकता है, ऐसे भी रोमन नंबर दे सकता है और आपको कहे कि इसको अंकों में बताओ, अंकों में पूछ सकता है कि गणित की संख्या में क्या मान आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, तो भी वही काम है। MC का मतलब हमें पता है क्या, CM होता है, वो 1000 में से 100 घटेंगे तो 900, तो ये इसका मान 900 हो गया, ये 10 हो गया 910, फिर 10 हो गया 920 और 10 हो गया 930 और 5 हो गया 935, ये आंसर। तो इनको हम आप रिवर्स, अगर ऐसे अंकों में दे रखे हैं तो रोमन में पढ़ सकते हैं, रोमन में दे रखे हैं तो उनको अंकों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और था, ये इसको देख लेते हैं, बार और L, ये आंसर है। आपको दे रखा है XI का बार, X और I पर बार दे रखा है, ध्यान रखना बेटा। XI पर विनकुलम दे रखा है। अब X और I का मतलब क्या होता है, X का मतलब 10 और आगे छोटी संख्या तो जुड़ गई, तो 10 और 1 11, 11 हो गई। पहले तो संख्या हो गई X और I, जिस पर बार दे रखा उस संख्या को पढ़ो, कितनी हुई 11, और बार का मतलब विनकुलम का मतलब होता है 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 11 को 1000 से मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा 11000। तो इसका तो आया आंसर 11000, XI का आंसर आ गया आपके पास 11000, ठीक है। इसका बार लग रहा था, XI मतलब 11 और बार लग रहा था तो 1000 से गुणा तो 11000। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है 50 प्लस, और V का मतलब कितना होता है 5, तो ये जोड़ देंगे इसमें 11000 प्लस 50 प्लस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 11055, 11,055 होगा इसका आंसर। तो आपको ऐसे रोमन नंबर भी दे सकता है और अंकों में भी पूछ सकता है, और अंकों में भी दे सकता है, रोमन नंबर में भी पूछ सकता है। तो नंबर सिस्टम की ये तीनों टाइप्स में आपको अब किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपको और कोई समस्या है, इनमें कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपका डाउट हो, पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम देख करके फिर आपको उसका आंसर दे दिया जाए, राइट। अब इससे आगे चलते हैं, जो आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, इससे आगे का जो टॉपिक है वो है आपके पास संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। अब तक तो नंबर सिस्टम के टाइप्स चल रहे थे, अब चल रहे हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर में पहले आती है आपके पास प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जा रहा है, दोनों मीडियम में आपको दे रखा है लिखने के लिए भी। जब आप नोट करो आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट कर सकते हैं, और जो दोनों में नोट करना चाहे तो वो दोनों भाषा में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की परिभाषा होती है कि एक से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली। कहां से शुरू होंगी, एक से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी, सभी प्रकार की धनात्मक संख्याएं होंगी। धनात्मक का मतलब सब प्रकार की पॉजिटिव संख्याएं होंगी, कोई भी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं, कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं होगी, सब पॉजिटिव संख्याएं होंगी। वो कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब जहां पर कोई जिसका अंत ही नहीं हो, जहां जिसका एंड नहीं हो,
ठीक है, चलते जाएंगे, संख्या है चलती जाएगी, एक जोड़ जाओ अगली संख्या, फिर एक जोड़ दो, फिर अगली संख्या, फिर एक जोड़ दो, फिर अगली संख्या। इस प्रकार संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, अनंत तक चलती है। तो आपका प्राकृत संख्याएं क्या कहलाएंगी? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं। ये जरूर ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -5 क्या नेचुरल नंबर है, तो नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो सर, -5 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया, आगे माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस का चिन्ह होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर सभी प्लस प्लस पॉजिटिव वाले होते हैं। अब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, अगर कोई भी संख्या लिख दो, मान लीजिए मैंने आपको लिख दी कि 56 है, 78 है, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 ये लिख रखी है आप सामने, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी, प्लस की संख्या मानी जाएगी हमेशा। ठीक है, कोई भी अगर चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा आप पॉजिटिव मानोगे। देख लो इनमें, इन संख्याओं में किसी के भी आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये संख्याएं हैं जो हमेशा धनात्मक मानी जाएंगी। कैसी संख्याएं हैं? पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होकर ये भी अनंत तक की जाती है। और पूर्ण संख्याएं भी सभी धनात्मक होती हैं, ये भी सारी की सारी धनात्मक होती हैं, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो इनमें ये 0 से स्टार्ट होती है, वो होल नंबर है, WHOL होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ये 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, राइट। इसमें भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो कौन सा है? 0। तो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आएगा? 0। अब तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये पूछा जा सकता है कि सब की सब ऑल नेचुरल नंबर्स, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या? तो प्राकृत कहां से शुरू हो रही? 1 से, 1 से अनंत तक। और क्या इसमें भी 1 से अनंत तक वाली संख्याएं हैं? बिल्कुल है, ये रही 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक वाली, यहां तक जाने वाली संख्याएं हैं इसमें। तो सारी की सारी ये प्राकृत संख्याएं टोटल, वो सारी की सारी होल नंबर होती हैं, होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होती? होल नंबर्स होती, राइट। जबकि इसका उल्टा पूछे आपसे कि ऑल होल नंबर्स है, ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो ऐसा संभव नहीं है। आपका आंसर होगा ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक 0 आ गया, 0 आ गया, जबकि आगे की तो सारी संख्याएं हैं, ये रही आगे की सारी संख्या, इसमें मिल रही हैं, ये 1 से शुरू होकर इसमें मिल रही है ये तो, लेकिन इसमें एक 0 और आ गया। तो 0 आने के कारण ये सारी की सारी, हमें ये नहीं कह सकते सभी ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होते, नोट भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आगे वाली ये तो है इसमें, है ना। तो इसका आंसर आएगा ऐसा संभव नहीं है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी होल नंबर्स हैं जो क्या हो नहीं हो नेचुरल नंबर हो, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, जबकि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होल नंबर होती हैं, ये तो राइट है। जबकि सारी की सारी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हो, ऐसा संभव नहीं है। इसका आंसर आएगा आप में, आपको दे दिया जाएगा कि इसका ऐसा संभव नहीं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। आपको अच्छे से इस परिभाषाओं को लिखना है साफ साफ और अच्छे से याद करना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नोट, इसमें मैंने नोट भी डाल दिया था इस बात का कि सभी जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं। सबकी सब नेचुरल नंबर तो होल नंबर होती हैं, लेकिन जबकि सभी की सभी होल नंबर्स हैं जो प्राकृत हो, सभी की सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो, ऐसा संभव नहीं है या ऐसा जरूरी नहीं, राइट। तो आ गया आपके पास ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा संभव नहीं है। नेसेसरी मतलब ऐसा संभव नहीं है या ऐसा जरूरी नहीं है कि दैट कि होल नंबर्स बी नेचुरल नंबर, कि होल नंबर है वो सारे के सारे वो नेचुरल नंबर हो, ऐसा नेसेसरी मतलब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, राइट। अब अगला क्या है इससे आगे? अभी बताया था जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या है? नेचुरल नंबर 1 है स्मॉलेस्ट, और होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 0 है। अगली परिभाषा पर आते हैं, तीसरी नंबर की परिभाषा आती है आपके पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स।
नंबर। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? वे सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं जिनमें जीरो भी सम्मिलित हो। क्या हो? जीरो भी इंक्लूड हो, उनमें जीरो भी जुड़ा हुआ हो। पूर्णांक जो होती है इनमें सारी की सारी धनात्मक भी आएंगी, अनंत तक धनात्मक, एक से लेकर अनंत तक जाएंगी जो धनात्मक वो भी आएंगी, और एक से लेकर अनंत तक ही, लेकिन कैसी? माइनस वाली हो वो भी आएंगी, और बीच में क्या आता है? जीरो, तो वो जीरो भी सम्मिलित होगा। तो ये सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और जिनमें जीरो भी सम्मिलित हो, जीरो भी होना चाहिए, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाते। देख लो, हमेशा ये एक अंडरलाइन होती है, रेखा लाइन होती है, रेखा लाइन ऐसे, ये तीर का निशान इधर, तीर का निशान मतलब ये आगे बढ़ती जाएगी, अनंत तक जाएगी रेखा लाइन। इस रेखा पर बीच में होता है हमेशा जीरो। क्या होता है? जीरो। और इस तरफ की जो सभी की वैल्यू होंगी, इस तरफ सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इस तरफ जो भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है? नेगेटिव। तो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं सारी वैल्यू, और जीरो के राइट साइड में सबके सब मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव, सारी वैल्यू धनात्मक होती है। तो इधर चलेंगे हम 1 2 3 4, तो ये सब धनात्मक, और इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, इस प्रकार से ऋणात्मक होंगे। ठीक है। अब इस रेखा पर देखो, ये रेखा ही थी, हमने एक प्रकार देख लो, बीच में जीरो है, इधर सभी धनात्मक संख्या होगी, इधर सभी ऋणात्मक संख्या। अब एक बात और ध्यान दो, बीच में क्या होता है? इसमें जीरो होता है। जीरो से हमेशा राइट साइड को चलेंगे, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार हो जाएगा, चार से बड़ा पांच हो जाएगा, पांच से बड़ा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से राइट साइड की तरफ चलते हैं तो मान बढ़ते जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। जबकि इस तरफ -1 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3, और ऐसे ही चलते जाएं -100 आएगा, फिर ऐसे चलते जाएं तो माइनस का 1000 भी आएगा कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना, जीरो से राइट साइड को चलेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, जुड़ती जाएगी, अब मान है जो बड़े होते जाएंगे। जबकि जीरो से लेफ्ट साइड को चलेंगे, हम बाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ, ये बायां होता है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड को होता है दायां, तो बाईं तरफ चलेंगे तो हमेशा मान घटते जाएंगे। हमेशा आप देखो, यहाँ -1 है और आप कहो कि -3, मैं आपसे पूछूं बेटा -1 बड़ा या -3, तो कई बच्चे कहते हैं सर -3 बड़ा, जबकि उनको क्या लग रहा है कि 1 से तो बड़ा 3 होता है। ये बात देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव संख्या। पॉजिटिव संख्या है तो बड़ी है, 1 से बड़ा 3 है जब तो सही है, लेकिन अगर नेगेटिव चिन्ह लग रहा है तो ये कैसी संख्या? छोटी। तो -1 और -3 में कौन है छोटी? -3 छोटी, ये छोटी है। -3 और -100 में कौन छोटी है? -100 वाला छोटा है। -100 और -1000 में कौन छोटा है? -1000 वाला छोटा है। आया समझ में कि माइनस में जो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे नेगेटिव चिन्ह लग गया, माइनस का चिन्ह लग गया, इसलिए वो संख्या छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना, माइनस वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी? -1। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या माइनस का 1 है। इसके बाद सब माइनस के उससे छोटे होते चले जाए। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इससे छोटा -4, इससे छोटा -5, इससे छोटा -6, इस प्रकार से जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या माइनस में क्या होती है? माइनस का 1 होती है। जबकि पॉजिटिव संख्याओं में बढ़ती जाएंगी, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे चलेगा। लेकिन माइनस के में सबसे बड़ी संख्या, माइनस वाली में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है। सबसे बिगेस्ट नंबर नेगेटिव में सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होता है? -1 होता है। इसके बाद सब इससे छोटे होते चले जाए। तो ये आपकी तीसरी जो परिभाषा है पूर्णांक संख्याओं इंटीजर्स की, वो हो गई कि इसमें सभी धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक भी, और क्या होता है? जीरो भी शामिल होता है। ये रहा जीरो भी होना चाहिए। ये नहीं कि जीरो नहीं है, सारी धनात्मक भी लिख दी और ऋणात्मक और जीरो नहीं लिखो, तो आपका आंसर गलत है। जीरो भी होता है, प्लस की भी सभी होती है, माइनस की भी सारी संख्या। अब देखो, अभी हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, सारी धनात्मक, ये मिल गई इसमें, तो ये तो प्राकृत मिल गई, ये प्राकृत हो गई, मिल गई ना। इसके अलावा हमने पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक कहां से होता है? जीरो से कहां तक जाता है? अनंत तक, लेकिन सारी कैसी है? धनात्मक। तो इधर की तरफ चलते हैं हमेशा तो पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा इधर धनात्मक संख्याएं चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो ये होता है नेगेटिव नंबर, इधर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव। तो होल नंबर्स में क्या कहा है कि जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या, ये जीरो से स्टार्ट रहा, ये रहा, और अनंत तक जाने वाली सारी धनात्मक संख्या इस तरफ ये जा रही, तो ये क्या है? पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं भी होगी।
पूर्ण भी हैं और कैसी प्राकृत भी मिल गई। पूर्णांक वाली संख्याओं में हमें ये प्राकृत भी मिल गई यहां से, और जीरो से स्टार्ट होकर जाने वाली ये पूर्ण भी मिल गई, पूर्ण भी मिल गई और प्राकृत भी मिल गई। तो हम कह सकते हैं नहीं कि सबकी सब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक। तो सारी की सारी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक। जबकि इनका उल्टा कहूं कि पूर्णांक सॉरी ये पूर्णांक इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होते हैं क्या, तो हम ना तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये कहेंगे ये वाली बात कि इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा संभव नहीं है। ना का मतलब तो ये हो गया कि उसमें बिल्कुल भी संख्या नहीं, जबकि ये मिल जाएंगे हमें पूर्ण और प्राकृत की जीरो से अनंत तक जाने वाली ये तो मिल जाएंगी, लेकिन माइनस वाली तो नहीं मिलेंगी। तो ऐसा संभव नहीं है, ये आंसर होगा हमारा। अगर इसका उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर होगा कि ऐसा संभव नहीं है। और ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे पूर्ण और प्राकृत को, हम पूर्णांक के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इससे अगली, आपको ये अच्छे से याद रखना है परिभाषाएं। नेक्स्ट आती है आपकी परिमेय संख्याएं। क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं एक प्रकार से आपने बच्चों पढ़ी होगी भिन्न, भिन्न के बारे में पढ़ा होगा कि अंश बटा हर होता है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न है हमेशा, अंश और हर होते हैं दो। ऊपर अंश को नॉमिनेटर कहते हैं और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो परिमेय संख्याओं का मतलब यही है कि जो भिन्न के रूप में संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है। राइट, जो पी बटा क्यू मतलब पी का मतलब अंश और क्यू का मतलब हर हो गया। ठीक है, पी मतलब नोमिनेटर और क्यू मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गए तो अंश बटा हर। लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है कि क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर डिनोमिनेटर है, ये हर में जो क्यू है यहाँ पर, तो ये क्यू है ये डिनोमिनेटर में, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, ये समझो। अगर हर में कभी भी जीरो होगा, हर में जीरो होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत हो जाएगा तो उसका आंसर हमारा गलत होगा। राइट, तो हर में कभी भी जीरो नहीं होता है, हर में जीरो नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है जो भिन्न के रूप में होती है। राइट, अब देख लीजिए, अब आप कहोगे कि सर एक से लेकर ये आपने एग्जांपल लिख दी यहां तक 58 तक लिख दिए, लेकिन इनमें तो अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या है ही नहीं, अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या है ही नहीं है, तो ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गई, ये तो हो ही नहीं सकते, परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं बेटा, अगर मैं जीरो के बटे में एक लगाऊं तो क्या आएगा, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर जीरो आता है, लेकिन जीरो में हम एक का भाग दे दिया तो जीरो बटे एक, जीरो बटे एक का मतलब ये अंश हो गया इसका जीरो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो गया एक, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में संख्या आ गई तो ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। जबकि ये कंडीशन क्यों लिखी थी, अगर मैं उल्टा कर दूं कि एक के बटे में जीरो कर दूं, मान लीजिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं कि क्यू का मान हम जीरो रख लेते हैं, क्यू का मान मैंने जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो इसका मान आ गया अनंत, और अनंत कोई मान ही नहीं, फिक्स है ही नहीं है ना। अनंत का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित है तो इसे हम अंश बटा हर के रूप में पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। मैंने आंसर तो लिखा था एक कि एक आना चाहिए, जबकि एक में मैंने जीरो का भाग दिया तो एक में जीरो को भाग दिया तो एक आना चाहिए था उत्तर, लेकिन एक तो आया ही नहीं। क्या आया, अनंत उत्तर आया है, इन्फिनिटी उत्तर आया, तो इन्फिनिटी तो उत्तर होता ही नहीं, अपरिभाषित हो गया। तो इसलिए किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। तो भिन्न में कभी भी हर जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है, भिन्न में फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो परिमेय संख्या के लिए अब यहां पर आप मान लीजिए एक है, एक में आप एक का भाग दोगे तो भी आंसर एक ही आएगा, और इसको आप फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन गई। मान लीजिए -25 है, -25 मैंने एक का भाग दिया तो एक का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा, -25 ही रहेगा, आंसर तो ही रहा। लेकिन इसे मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूप में लिख दिया, अंश बटा हर के रूप में लिख दिया, तो ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। राइट, परिमेय संख्या में प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है बेटा। राइट, ये ध्यान रखना है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, और अकेली कोई भी संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, ये सब परिमेय संख्या कहलाएंगे।
कब तक? जब तक उसमें हम 0 का भाग नहीं देते। नीचे 1 का भाग देने से हमें उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंश बटार के रूप में संख्या बन जाएगी। बन जाती है तो वो कैसी हो जाएगी? फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहला यहां तक रूल। अगला हमने 5/7 -3/2 ये एग्जांपल लिखी। ये पहले से ही आपको फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, भिन्न के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये परिमेय संख्या है ही, राइट। इससे अगला आपको दे दिया एग्जांपल अंडर रूट में। क्या क्या? अंडर रूट में, अंडर रूट में अंडर रूट 4 दे रखा है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, वही बात है। 4 को लिखेंगे तो अंडर रूट 4 को हम ये लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो सेम संख्या में से एक संख्या क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं तो 2 और 2 सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया? एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, 2 आ गया। तो अंडर रूट 4 का आंसर क्या हुआ? 2। और 2 में अब हम 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 में 1 का भाग देंगे तो भी 2 ही रहेगा, रहेगा ना। तो यहां पर ये नोमिनेटर बन गया और ये डिनोमिनेटर बन गया, तो इसका आंसर P/Q के रूप में हो गया। तो ये कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। नेक्स्ट देख लो, 25 से 25 का अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का आता है स्क्वायर रूट 5। क्या आएगा? 5। और 5 में 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 5 में 1 का भाग देंगे तो भी आंसर 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश बटा हर के रूप में ये संख्या बन गई। संख्या बन गई अंश बटा हर के रूप में, तो ये कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई, राइट। तो इसके एग्जाम्पल समझे कि सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं, सब इंटीजर्स हैं जो सब कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, अंश बटा हर के रूप वाली परिमेय संख्याएं। अंडर रूट में भी जो संख्याएं वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अंडर रूट में कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, जिनका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकले, वो वाली। जैसे स्क्वायर होते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस प्रकार से जो अंडर रूट में संख्या है वो तो परिमेय कहलाएंगी, और इनके अलावा अगर अंडर रूट में कोई संख्या है तो वो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जैसे अंडर रूट 9 था, 9 का अंडर रूट क्या निकलता है? स्क्वायर रूट 3। जबकि मैं आपसे पूछूं कि रूट 10 क्या परिमेय संख्या है? रूट 10 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। रूट 10 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, नहीं निकलता 10 का। 9 का निकलता है, क्योंकि 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और 3 में 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो P/Q के रूप में संख्या आराम से लिखी जाएगी और वो परिमेय संख्या बन जाएगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है, जिनका प्रॉपर पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकलता है वो तो संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और अंश बटा हर के रूप में होती है। ऐसे अकेली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगी। कोई भी, मान लीजिए 36 ही है तो 36 भी परिमेय संख्या है। आपसे पूछे कि कैसे बच्चों बताओ 36 परिमेय संख्या, तो आपको आंसर देना है कि सर 36 में हम 1 का भाग दे सकते हैं, और 1 का भाग देंगे 36 में, 36 में, तो उसमें का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 में 1 का भाग देने से आंसर 36 ही रहेगा। जबकि 1 का भाग देने से वो संख्या हमने P/Q के रूप में बदल दी, और P/Q के रूप में बन गई तो वो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये कारण है सर, ठीक है, कि किसी भी संख्या में हम 1 का भाग देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा। इसके अलावा आगे क्या है? परिमेय संख्या की प्रकार, टाइप्स ऑफ परिमेय संख्या है जो रेशनल नंबर है। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर वो 2 प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके सामने पॉजिटिव के एग्जांपल लिख रखे, यहाँ 0 से 23 तक। ये नेगेटिव का एग्जांपल लिखा, ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव का आपके सामने। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, दोनों प्रकार की। और स्क्वायर रूट जो प्रॉपर निकल रहा है, जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वो भी सब परिमेय संख्या। जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय में आ जाएंगे। ये अभी परिमेय चल रही, इससे आगे अपरिमेय संख्या आएंगी तो अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो आगे क्या है? शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है। बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले शून्य का ही एग्जांपल दिया है मैंने, दिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रेशनल नंबर है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर वो क्या है? शून्य है, 0 है, राइट। और 0 का ये भी कंडीशन ध्यान रखनी है हमें कि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो उत्तर अनंत आएगा, जबकि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो आंसर 0 ही रहेगा। ये आपको नोट कर लेना, अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत काम में आएगा।
कि किसी भी संख्या में हम अगर भाग में नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित या अनंत आएगा। इसका नाम अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, राइट। और अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। और एक और तीसरी कंडीशन पढ़ लेना, आप किसी भी संख्या की घात 0 लिख दो, किसी भी संख्या की घात 0, उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इनको नोट्स के रूप में कहीं अलग से उतार लेना है, ऊपर कहीं भी कॉपी के ऊपर हेडिंग में या कहीं भी कॉर्नर में उतार लेना, जो आपकी याद रहे। 0 का भाग किसी संख्या में देंगे, आंसर अनंत आएगा। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर 0 ही रहेगा। किसी की भी घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, चाहे कितनी भी कोई भी संख्या और उसकी घात 0 होनी चाहिए, लेकिन घात में पावर में क्या आनी चाहिए? पावर उसकी 0 है तो आंसर हमेशा 1 लिखना है। जैसे ये p है, ये कोई संख्या नहीं थी लेकिन p है, p की पावर भी 0 का मान हमेशा आंसर 1 है। p की पावर 0 भी 1, या ये संख्या है 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का भी आंसर 1। 100 की पावर 0 तो 100 की पावर 0 का आंसर भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो कोई भी रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अनंत, आपके पास दो इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच। वो कैसे? जैसे मैं कहूं कि बच्चों 2 और 5 के बीच, 2 और 5 बिल्कुल रेशनल नंबर है, बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि 2 में 1 का भाग दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 में 1 का भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो 2 और 5 के बीच में अनंत परिमेय संख्या कैसे? जैसे ये संख्या रेखा होती है बच्चों, इधर समझना अच्छे से एक बार। ये संख्या रेखा होती है, बीच में 0 है तो यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, आगे यहाँ पर 5, ऐसे चलता है ना। तो अब आपको जैसे 2 और 5 दोनों परिमेय संख्या, इनके बीच में अनंत होती है। कैसे अनंत रेशनल नंबर? कैसे? ये 2 रहा और ये 5 रहा, इनकी बात पहली बात तो 3 आ गई, 4 आ गई, फिर इसके अलावा क्या आ सकती है? ये आ सकती है 2.1, फिर कोमा 2.2, कोमा 2.3, कोमा 2.4, ऐसे 5 तक। फिर इससे आगे क्या आ सकती है? 2.01, फिर 2.02 शुरू हो गया, 2.03 शुरू हो गया, इस प्रकार 5 तक चलेंगे। फिर 2.001 आ सकती है, 2.002, फिर 2.003, इस प्रकार से चलेंगे। फिर 2 आगे अब 2 0 आई थी, फिर 301, 401, 501, इस प्रकार से अनंत तक चलती जाएंगी। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है, कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में हमेशा कितनी संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं, राइट। इसके अब नेक्स्ट है जो आपकी अपरिमेय संख्याएं, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं नंबर सिस्टम का, ठीक है। नंबर सिस्टम का होमवर्क दे देते हैं जो आपको करना है, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, इसको तो इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इनका नामकरण करना है, और इनका इंडियन में, इंडियन नंबर सिस्टम में नामकरण करना है, ठीक है। मैं आपके सामने केवल संख्या लिख रहा हूं, आपको कोमा भी आपने आप लगानी है और नामकरण करना है इनका। ठीक है बच्चों, ये 4 एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। इधर भी 4 एग्जांपल दे देता हूं जिनका इंडियन नंबर सिस्टम में नामकरण लिखोगे आप, क्या आता है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है, कोई बात क्या समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है बच्चों, ये 4 एग्जांपल है, इनको तो आपको वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इन 4 एग्जांपल को आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, किसमें? वर्ड में, शब्दों में लिखना है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोमा वगैरह अपने आप लगानी है आपको, कैसे कोमा लगानी है, कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं, ये बातें आपको लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक रोमन नंबर सिस्टम का और एग्जाम्पल दे देता हूं, इतना उतार लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। इसमें रोमन नंबर सिस्टम की और दे देता हूं मैं, ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम, इसके एग्जांपल में 936,
रोमन में लिखना है आपको, 872 को रोमन में लिखना है, 765 को लिखना है, 1027 को लिखना है और 9562 को लिखना है। इसके अलावा एक मैं वैसे संख्या लिख देता हूं, एल का वार, डी सी एक्स, ये बच्चों एक्स है, एक्स और वी और आई, इसको आपको अंकों में लिखना है। एल का बार विनकुलम है एल पर, डी सी एक्स वी आई, ठीक है, इसका क्या करना है आपको अंकों में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आपको रिवाइज करना है अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखना है। दोबारा से कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। नोट डाउन करते हो आप आपकी कॉपी में तो बिल्कुल सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखने हैं, जैसे इसमें लिख रखा था आपको देख रहा था, ऐसे ही बिल्कुल सुंदर सुंदर साफ राइटिंग लिखना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कार्य करने की कोशिश करनी है। साफ राइटिंग में हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि नवोदय का जो एग्जाम होता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आपको एक्सरसाइज मांगता है कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर समय बचाना होता है। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।